आपने इंस्पिरेशन के लिए श्री राम को चुना और मैं कहती हूँ कि राम ने आपको चुना। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितने राज्य पड़ेंगे बीच, ये सब कैसे कैलकुलेट किया? अगर बड़ा काम करना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं उस ड्यूरेशन में तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना ही पड़ता है। तो जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, ये ईश्वर की पूजा करने नहीं देते थे। तो उनके ग्रुप से परशुराम जो है वो निकले। जब लोगों को आप बताते थे कोई नहीं बोलता था कि नहीं जाना? बीच रास्ते में से बैठा रहता तो कुछ आगे पूछ दिए क्या नाम है, मैंने कहा रोहित नाम है। पूरा नाम बता, जाति से क्या लेने देना आप, अगर आपको मुझे पानी पिलाना है तो ठीक है, नहीं पिलाना तो मैं अब कंफर्टेबल बैठा हूँ मैं ना। ये राम जी को लेकर वो भावना जो है ना बहुत हाई लेवल का है। सब लोग वहाँ पर आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि भारत का पूरा कल्चर जो है वो अयोध्या में आके बस गया है 22 दिनों के लिए। थोड़ा सा नॉर्थ के लोगों को दिक्कत भी होती है लैंग्वेज को लेके। तो जहाँ मैं भोजन कर रहा था ना तो वहाँ पर ही वो मुझे मतलब बीट करना स्टार्ट कर दी। 3 बंदे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आज हमारे साथ है रोहित। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि और पॉडकास्ट की तरह हम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, पर हाँ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी देंगे। हेलो रोहित, वेलकम टू आवर शो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? सबसे पहले तो सभी लोगों को जय श्री राम। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पहला ये इंट्रो रहेगा मेरे लिए, पॉडकास्ट रहेगा किसी लेडी के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के, और आज की जो चर्चा हम करने वाले हैं उसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसी के बारे में बात करूँगी। आपकी जो यात्रा है जिसे आप राम का वनवास और ट्रेसिंग द राम पथ ऐसे भी कहते हैं, और 10,000 किलोमीटर आपने पैदल सफ़र किया इंडिया से, अयोध्या से लेके श्रीलंका तक, ये आपकी यात्रा थी। कहाँ से आया ये आइडिया? ये समय लॉकडाउन का था, तो लॉकडाउन के दौरान क्या है कि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक लगा कि भारत को जानते हैं थोड़ा सा और डीप तरीके से जानते हैं। उस वक्त मेरी जॉब वगैरह भी छूट गया था और लॉकडाउन से पहले भी है कुछ स्टेट जो है मैंने पैदल हिचाइकिंग के दौरान कवर कर चुका था मैं। तो मैंने देखा कि भारत के हिस्से में कुछ जातिवाद जो है अभी भी ये है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा किसी कैरेक्टर के माध्यम से दर्शाना चाह रहा था और एक एम्पावर करना चाहता था कि इस तरीके की जातिवाद को ख़त्म होना चाहिए या कम होना चाहिए, जिससे आगे की भारत को तरक्की होने में थोड़ा सा सफलता मिले। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के मैं देख रहा था कि कुछ ऐसा कैरेक्टर मैं खोज रहा था कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मैं जिसे निभा सकूं, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ उसका परसेंटेज में निभा सकूँ, कुछ अंश जैसे। तो उस वक्त रामायण जो है DD1 पर फिर से वो प्रसारण हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा राम जी का, कि वो इतने बड़े क्षत्रिय होते हुए भी उनके छोटे लोगों के साथ भी बैठते हैं, निषाद राज के साथ भी बैठते हैं, सबरी जी का जूठे बैर भी खाते हैं। तो मैंने कहा कि इनसे बड़ा मेरे लिए जो कैरेक्टर है वो हो ही नहीं सकता। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मुझे यही करना है, जो वनवास के जो पाथ हैं वो उससे मुझे कवर करना है। आपने इंस्पिरेशन के लिए श्री राम को चुना। हाँ। और मैं कहती हूँ कि राम ने आपको चुना। कि ये विधि का विधान होता है कि कौन वो किसको चूज करेगा। चौपाई है ना रामचरितमानस की, होई सोई जो राम रची रखा। तो बिल्कुल सच है। कभी सोचा था कि आप ये करेंगे, इतना आगे जाएंगे इसमें? नहीं, मैं कभी इस बारे में नहीं सोचा था। मुझे बस अपने भारत को जानने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और वैसे आप बिना मनी के ट्रैवल करते थे? बिना मनी का मैं ट्रैवल करता था, नॉट मतलब ज़ीरो, लेकिन इतना कि जितनी मुझे दिन का जो बेसिक जो होता है ना वो खर्चा ना हो, उससे कम ही हो। कभी ख़त्म भी हो जाते थे पैसे? हाँ, कभी ख़त्म भी हुआ। हिमाचल प्रदेश में था कि मेरे जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुका था। तो एक टेंपल में गया, मणिकरण एक नाम का जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं गया तो उन्होंने एक जॉब मुझे बताया कि तुम मंदिर में ये काम कर सकते हो। तो 3 घंटे तक सुबह शाम जो है 4-4 घंटे राम राम बोलना पड़ता था मुझे माइक पे, राम 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 इस तरीके का। और कभी कभी एज अ स्वीपर का भी मुझे वहाँ पर काम मिलता था। तो उस वजह से क्या होता था कि मुझे रहने और खाने के लिए फ्री हो जाता था मेरे लिए। और पर डे का वो मुझे 100 रुपीज़ दे देते इस चीज़ का। 4 घंटे के? हाँ, 8 घंटे के, 4 घंटे मॉर्निंग में, 4 घंटे नाइट में। तो फिर उसके बाद जब आपने अयोध्या वाली यात्रा शुरू करी तो आपने सोच लिया कि आपको ये यात्रा करनी है। फिर इसके बारे में जैसे जो मैप्स होते हैं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितने राज्य पड़ेंगे बीच में, ये सब कैसे कैलकुलेट किया? पहले जो मेरे पास मैप था वो लगभग 5000 किलोमीटर का था। जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये मैप गलत है। अच्छा। उसके बाद एक हैं अयोध्या के एक संत हैं, तो उन्होंने एक बुक राइट किया था। तो और उनके द्वारा हर मंदिर में क्या है कि एक मैप रखा हुआ है। जब उस मैप को मैंने देखा, उसको जाना, तो मैंने देखा कि इस मैप में और भी एक्स्ट्रा प्लेसेस जोड़े हुए हैं जो वनवास को नहीं, मतलब वनवास से रिलेट नहीं होते हैं।
बाद में लोगों ने जोड़ दिया। बाद में लोगों ने बिलीफ के ऊपर उन्होंने जोड़ दिया। शिवरी नारायण एक ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ अब मेरा पथ जो है वो राइट होगा। एक राइटर हैं राम गोपाल सोनी नाम है उनका, उन्होंने उनकी एक बुक भी है राम वन गमन पथ। तो उन्होंने अपनी किताब में पूरे जर्नी के बारे में और पूरे रास्तों के बारे में लगभग 6 साल तक रिसर्च किया उन्होंने। वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण वगैरह, शिव पुराण वगैरह सब सारी चीज़ उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने रास्तों को लिखा है। तो क्या आपने भी जैसे आप जब जा रहे थे तो रामचरितमानस पढ़ी? नहीं पढ़ी? मैं रामचरितमानस में कभी भी मतलब अगर मुझे फैक्ट चाहिए तो फैक्ट के लिए मैं सबसे पहले प्रीफर करता हूँ वाल्मीकि रामायण। पूरी पढ़ी? पूरी पढ़ी। जाने से पहले कि चलते चलते पढ़ी? चलते चलते रास्तों में। पहले तो नाटक था मेरे दिमाग में कि हाँ वो नाटक कैसा जो है उनका, पहले DD1 पे एक नाटक आता था ना रामायण, तो उनका था एक माइंड बना हुआ था कि ऐसा सा चीज़ है। हाँ, लेकिन तो धीरे धीरे लोगों से जैसे जैसे मिलता गया तो क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा डीप होता गया कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो जो आप पढ़ रहे थे क्या वो चीज़ें आप सच में देख भी रहे थे? मैं देख रहा था जैसे कि मैंने जो श्री राम जी का जो कैरेक्टर है ना वो स्टेट वाइज मैंने डिवाइड किया, जो मुझे वहाँ के लोगों से महसूस हुआ। आप यूपी में जाइएगा तो यूपी के जो लोग हैं वो ये मुझे काम करना, ये इसी काम पर ऐसा होना चाहिए, वो मतलब ढीठ हो जाते हैं, उसूलवादी जिसे कहते हैं ना कि उसूलों पे चलना। हाँ। आप जिस तरीके से फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो वहाँ पर क्या है कि वो करुणा का भाव बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लोग अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है आज भी कि इंसानियत ख़त्म हो गया है, लोग हेल्पफुल नहीं है, तो आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पर मतलब कि जैसे दिल्ली वगैरह का कहीं और वगैरह का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर लोग जो बहुत कम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जस्ट अपोजिट मिलेगा, हेल्पफुल नेचर मिलेगा, खुद से बहुत हेल्प। हाँ। और तेलुगु रीजन में हो गया कि कैसे मतलब टीम मेट की तरह काम करना चाहिए। तेलुगु तमिल रीजन में ये है कि अगर आपने एक बिजनेस ओपन किया है तो पूरी फैमिली उस बिज़नेस को बढ़ाने में लग जाती है। मैंने वहाँ देखा कि उनकी डॉटर जो हैं वो काउंटर संभाले, उनके पिताजी जो हैं वो किचन का सामान देख रहे हैं, उनकी मदर जो है वो सर्व कर रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे नॉर्थ में बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्थ में थोड़ा सा सब अपने अपने से मतलब अपने अपने से मतलब, लेकिन आज भी उधर फैमिली जो गैदरिंग है ना वो है उधर। आप बिहार में भी जाइएगा तो आपको इस तरीके का गैदरिंग मिलेगा, फैमिली गैदरिंग मिलेगा। पुराना जो मुझे लगता है कल्चर भी वही लोग अभी संभाल के रखे हुए हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और साउथ की तरफ आप चले जाओ, महाराष्ट्र आप चले जाओ, तो ये लोग कल्चर को संभाल के रखते हैं। हाँ, कल्चरली वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो आप जब जाते थे तो क्या कोई वैसे अपनी एक्सपीरियंसेस या कहानियाँ, जैसे पहले तो आप जब सब कोई पूछता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ। तो आप बताते होंगे कि मैं ऐसे यात्रा कर रहा हूँ, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता था? बहुत लोग चौंक जाते थे कि सरप्राइज होता है कि यार पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई ऐसी यात्रा कर रहा है। तो तुम समझ लो कि कलयुग में एक मतलब राम के भांति हो, मतलब मैंने उनके रास्ते पे आप उनके रास्ते पर हो और इतना बड़ा डिसीजन। अभी भी मुझे याद है कि अयोध्या में जब मैं निकल रहा था पहली बार, तो एक दिन एक संत से मेरी मुलाकात होती है, दूसरे दिन दूसरे संत से मुलाकात होती है। तो पहले जो संत हैं वो मेरे साथ थोड़ा सा गलत करते हैं। गलत करने का मतलब है कि वो पैसे मेरे से ऐड थे कि मुझे पैसे दो, अच्छा, ये करो। दूसरे जो संत हैं वो मुझे पैसे देते हैं कि, और उनको जब वो मुझे बताते हैं ऐसा कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्या, मैं वो 2 दिन से मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। मैं एक प्लेस खोज रहा था तमसा तट, और जो तमसा तट जो है जहाँ पर वो पहली रात्रि काटे थे पूरे प्रजा के साथ, अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वो बहुत कम लोगों को पता है कि तमसा तट जो है वो वहाँ भरतकुंड के पास है। बहुत कम लोगों को पता है। भरतकुंड बहुत लोगों को पता है, लेकिन तमसा तट जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ तक अयोध्या के लोगों को भी ये चीज़ नहीं पता है। तो मैं 2 दिन से लगभग परेशान था। तो वो बाबा मुझे मिले और वो कहें कि क्या हुआ, बहुत दिन से तुम देख रहा हूँ। मैंने कहा कि एक जगह खोज रहा हूँ बाबा जी कि तमसा तट कहाँ पर है। तो वो कह रहे हैं कि तमसा तट हो सकता है 90% कि तुम्हें भरतकुंड के पास मिले। वो 84 कोसी की परिक्रमा करते थे हर साल, तो उनको इतना थोड़ा आइडिया था। और वो जैसे सुने कि तुम अयोध्या से श्रीलंका जा रहे हो और कहें कि बेटा तुम्हें बहुत जंगल क्रॉस करने पड़ेंगे, कैसे करोगे अकेले। तो मैंने कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा बाबा जी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप जंगलों में जाते थे अकेले, डर नहीं लगता था? बहुत डर लगता था जंगल में जब ज़्यादा था। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो मुझे कहते थे कि डंडा जो है लेके रखना और रोड पर पटकते हुए जाना, ताकि आसपास के जानवर भी होंगे तो वो डर से थोड़ा, और कोशिश करना कि 5 बजे के बाद जो वो तुम ट्रैवल ना करना, और सुबह में 6 बजे से पहले ट्रैवल मत करना।
तो खतरा हो सकता है, और खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया। तो अब तो खैर काफ़ी बदलाव आ गए हैं, पहले तो वो और घने होते और होंगे घने होते थे जंगल, और श्री राम तो कभी शहर में रुके ही नहीं। शहर में। उनको तो वन में ही रहना था, ये उनका एक वो था, कभी वन के अलावा उन्होंने शहर में वास नहीं किया। और जब लोगों को आप बताते थे तो कोई नहीं बोलता था कि नहीं नहीं जाना। मम्मी पापा, घर में पुलिस वाले भी होते होंगे, वो भी बोलते होंगे कि क्यों जाना है आपको अकेले। पहली बात तो मेरे घर पे लगभग मैं 5 साल बाद गया था। घर वालों को मैं बता नहीं रखा था कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि घर वालों को बोलोगे मना करेंगे मुझे। हाँ। मैंने डिसीजन ले लिया था। मैं उस वक्त हरियाणा में ही रहता था, तो हरियाणा से मैं अयोध्या गया, फिर अयोध्या से स्टार्ट किया अपना सफ़र। तो बीच बीच में बहुत लोग मिलते थे कि यार क्यों कर रहे हो बिना फालतू का, बेफिजूल का कर रहे हो, मर जाओगे, फैमिली है तुम्हारी, देखो। तो कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता था मैं इस चीज़ को लेकर। तो कुछ लोग ऐसे ही मिलते थे जो कुछ कहानी भी सुनाते थे कि अगर बड़ा काम करना है, या फिर तुम किसी भी फील्ड में रहो, चाहे एकेडमी फील्ड में रहो, एजुकेशन में रहो, या गेम खेलो, स्पोर्ट्स में जाओ, तो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी समय ड्यूरेशन होता है जीवन का, उस ड्यूरेशन में तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना ही पड़ता है और रिस्क लेना ही पड़ता है, चाहे वो लाइफ का रिस्क हो, चाहे पैसे का रिस्क हो, किसी भी चीज़ का रिस्क हो। तो वो जो ड्यूरेशन है ना छोड़ने का परिवार का, वो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी ये चीज़ समझी है अपने ज़िंदगी से जितना भी देखा, कि अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो वो आप 2 ही तरीके से हो सकते हो, या तो आपका पूरा परिवार आपके साथ हो, या आप उनको छोड़ दो। उनको छोड़ दो, लेकिन या अकेले। हाँ, तभी आप लेकिन सक्सेस छोड़ें तो कुछ ड्यूरेशन के लिए। हाँ, मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, कि आपको अकेलापन वो बाहर निकलना ही पड़ेगा उनको छोड़ के। एक वो रिस्क, अकेले सब चीज़ करनी पड़ेगी एक बार। तो कभी कभी नहीं समझते हैं, नहीं साथ देते हैं, या आप नहीं समझा सकते हो। हाँ, ये भी चीज़ होता है कि जनरेशन गैप होने की वजह से हम अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते हैं। वैसे गलती पेरेंट्स की नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स जिस जनरेशन से आए हैं और जिनके उनका बैकग्राउंड रहा है जिस तरीके से, वो अपने थॉट्स के हिसाब से पूरा 100% समझाने की कोशिश करते हैं। पर हम अभी जिस जनरेशन में हैं अभी, तो उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि अब वैरायटी जो है, वेरिएशन जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप खुद देख लीजिए, आप पॉडकास्ट कर रही हैं तो एक अलग वैरायटी हो गया। ये फील्ड सोची ही नहीं किसी ने। और इसी तरीके से कोई कैमरामैन बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, तो ये अलग अलग वैरायटी है जो अपने अपने फील्ड का एक इम्पॉर्टेंस रखता है। तो ये जो मीडियम क्लास की जो फैमिली होती है, वो उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। एक चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स अगर अपने मीडियम फैमिली में के पेरेंट्स हैं, तो उनको प्लीज़ एक मॉडर्न सिटी में लेके जाएं। और जो मॉडर्न सिटी की जो फैमिलीज़ हैं, वो प्लीज़ एक विलेज के उसमें रह के उस इन्वायरमेंट में रहें। जब आपकी यात्रा, मतलब पहले तो आप हिंदुस्तान में करते रहे, फिर आप साउथ तक चले गए, और जब दूसरे देश जाना था, तो अभी तक तो आप अपने देश में थे, पैसे का भी सब कैसे ना कैसे आप हैंडल कर रहे थे, तो फिर जब दूसरे देश चले गए तो वो कितना डिफ़िकल्ट था? अब दूसरे देश जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे, बहुत कम थे रुपए, लगभग 60-70,000 लग रहे थे। तो मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा उस वक्त हेजिटेशन था कि मैं कैसे लोगों सोशल मीडिया से पैसे मांगूँ। उन्होंने कहा कि, और ऑलरेडी मैं मांग चुका था, मांगना नहीं, मतलब एक छोटा सा, मतलब क्राउड फंडिंग करना चाहता था मैं, और लोग अपने आप ही मदद वो कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट था कि यार कैसे करूँगा। तो लेकिन दोस्तों ने कहा कि पुश किया उन्होंने कि तुम एक बार ट्राई करके देखो, शायद मिल जाए। जब मैंने वो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, तो मतलब रेडिट के माध्यम से लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी टिकट बुक कर दे रहा हूँ आने के लिए, जाने के लिए, जितने भी होटल में तुम जहाँ भी होटल में रहोगे, उस होटल का पैसा मैं दूंगा। बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सपोर्ट मिला मुझे। आँख से आंसू भी निकल आते थे। जब ऐसे ट्रैवल एरिया में मैं जाता था, तो ट्रैवल एरिया में क्या होता था कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, और मैं उनसे लेता भी नहीं था कि नहीं, मुझे जहाँ मुझे देना है वहाँ मुझे देना है, जहाँ जिनसे मुझे लेना है वहाँ पर वो जो देने लायक है उनसे हो सकता है कि छोटी बहुत मदद ले लूँ मैं। ट्रैवल एरिया था तो उनसे मैं रुपए नहीं लेता था बिल्कुल भी। वो मुझे अपने जेब से निकाल के 101 रुपये, 102 रुपये, 201 ऐसे कुछ दे रहे, लेकिन मैं उनसे लेता नहीं था। वो भाव के उससे देते थे आप? हाँ, वो भाव के उससे देते थे। तो श्रीलंका में जब मैं गया, तो श्रीलंका में क्या, लगभग कि 1 महीने तक मैं ठीक से खाना नहीं खाया। मतलब 24 घंटे में एक समय खाना होता था मेरा, क्योंकि उधर नॉनवेज ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे। और कुछ तमिल फैमिली जो थी वो वेज रखती थी अपने साथ, राइस हो गया, चावल हो गया। तो कहीं भी मुझे अगर तमिल फैमिली मुझे मिल जाते तो मैं उनके साथ हो गया, या अपने होटल में मुझे ले गए, खाना खिलाएं वो। और उधर टोटली मेरा माउंटेन एरिया था, प्लेन एरिया में बहुत कम चला, वहाँ पर ज़्यादा माउंटेन एरिया था। मेरे घुटने की जो हड्डियाँ थी वो कट 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 कट, जब भी मैं चलता था कट 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 वो आवाज़ करते थे। तो मैंने कहा कि चलो कोई इशू नहीं है, चलने दो जब तक चल रहा है।
वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया वहाँ का इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट। कहते हैं ना कि जब ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा मिलता है तो सर्वाइवल करने की क्षमता जो हो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। नेचर के साथ नेचर- बहुत रहे आप हाँ, नेचर के साथ मैं बहुत रहा। पूरी यात्रा में? पूरी यात्रा में रहा मैं। जब मैं शहर में आता था तब मुझे परेशान होनी होता, अरे यार फिर से वही शोर कच कच कच। कभी ऐसा लगा कि कट हो गए बिल्कुल, आप उसमें उस जोन में चले जाते थे? छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत लगा। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ आप मतलब कि ये भी है कि पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप कुछ जगह पर आप जाइए, कुछ स्टेट में जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए। जो लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जाते नहीं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर कीजिए, आप बिहार को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जानने के लिए छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। और ट्राइबल एरिया जो है वो आज के भारत से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आप देखने को मिलेगा आपको। आप रहे उनके साथ? मैं छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 महीने रहा हूँ। 2.5 महीने? हाँ। तो कहाँ पे रहते थे आप? कभी मतलब जंगल हो गया, कभी जंगल में सुनसान एरिया में छोटे छोटे मंदिर बाबा जी रहते थे तो उनके साथ रह गया, और कभी आदिवासी जो रहते थे वो उनके साथ रहना हो गया, मेरा उनकी झोपड़ी में रहना हो गया। और मेरा एक कॉमन वर्ड था, मतलब जो लेडी मुझे मिलती थी तो उनको मैं अम्मा कहता था, अम्मा, जो मुझे मतलब अच्छा लगता था। और एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा वर्ड है अम्मा। आप कहीं भी अगर जाइए, आंटी वगैरह बोलिए तो उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप अगर जैसे अम्मा बोलिएगा ना, अम्मा क्या कर रही हो अम्मा, अम्मा मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, अम्मा चलो साथ में खाना खाते हैं, तो एक फैमिली टाइप का एक महसूस होता है। तो मैं भी कंफर्ट हो जाता था और वो भी, उनको कंफर्ट करने के लिए मैं अपने आप को बहुत ग्राउंड लेवल पर रखता था कि हाँ ऐसे ही रहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ की एक कम्युनिटी के बारे में मैंने देखा था कि वहाँ एक आदिवासी कम्युनिटी है जो राम नाम टैटू करके रखते हैं पूरी बॉडी पे। हाँ, वो राम नामी कम्युनिटी उनको बोलते हैं, सतनामी कम्युनिटी है। तो उनका भी एक थोड़ा सा हिस्ट्री है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जातिवाद वगैरह बहुत चरम सीमा पर था एक समय पे। तो जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, ये ईश्वर की पूजा करने नहीं देते थे। तो उनके ग्रुप से एक परशुराम जो है वो निकले और उनका विरोध किए। वो जो उच्च जाति के जो लोग थे उनका विरोध किए कि क्यों नहीं हम कर सकते, जब राम जी सभी जी से जूठा बेर खा सकते हैं, केवट के बगल में बैठ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी तो अंश हैं उनका। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर पर रामायण ला के उन्होंने रख लिया। अब उच्च जाति के जो लोग थे उन्होंने केस कर दिया इन पर, और अच्छा। और वो केस चला गया सिविल कोर्ट पे। और वहाँ पर ये हुआ कि उनके घर से किताब उन लोग लेके चले गए। ले जाने के बाद अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जो परशुराम थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उनको एक कहते नहीं कि एक ईगो पर हर्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। परशुराम कोई वहाँ पे? हाँ, व्यक्ति का नाम, वो भगवान नहीं, व्यक्ति का नाम ले रहे हैं आप। जो लोअर कास्ट उनकी कम्युनिटी के थे, उनकी कम्युनिटी के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, ताव में आए और उन्होंने क्या किया, पूरे बॉडी पर राम 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 राम, यहाँ तक कि यहाँ पर भी आपको राम आँख के राम पास भी लिख यहाँ लेते हैं पे। वो। और उस समय समझ रहे 40 साल 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उस वक्त जो गोदते थे ना, उसकी वो जो मशीन रहता था ना, वो मशीन बहुत मतलब बहुत हार्ड था। और बहुत आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और उनका ये ट्रेडिशन वो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वो लास्ट पीढ़ी भी है। कि रीज़न ये है कि लोग घूमने नहीं आते ना उनके पास, लोग आए उनके ट्रेडिशन को तभी बढ़ावा मिलता है तब जब कोई उनके पास आए, इस चीज़ को करे और लोगों को देखें। क्योंकि एक समय आता है कि उनकी रोज़ी रोटी पर भी सवाल उठ जाता है ना। अब उनके पास उतनी खेती नहीं है कि वो खेती करे, खुद को सर्वाइव करें, ये चीज़। और उनमें एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खास लगी कि पूरे बॉडी पर उन्होंने राम राम तो लिखवाया ही, पूरे घर के दीवारों पर, यहाँ पर बाथरूम की दीवारों पर भी राम राम लिखा हुआ है। इस पे भी बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठा देंगे। हाँ, लेकिन अब ये है कि लोग थोड़ा धीरे धीरे जो वो रियल भक्ति को जानने लगे हैं। अब तो बहुत बदलाव अभी भी है, बहुत है। पीछे मतलब शहर में भी है, पर पीछे की जो जगहें हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने खुद मतलब मैं कभी बीच यात्रा में बैठा रहता था, बीच रास्ते में से बैठा रहता था, कुछ आके पूछ दिए कि भाई क्या नाम है। मैंने कहा रोहित नाम है। मैं आगे अपना टाइटल नहीं बताता कि मैं कोई किस टाइटल का हूँ, मुझे क्योंकि ये जात पात से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। तो क्या बोलते थे क्या नाम है, मैंने कहा कि मेरा नाम रोहित है। कह रहे पूरा नाम बता। मैंने कहा कि मेरा नाम पूरा नाम रोहित ही है। कह रहे कि किस जाति का है। तो मैंने कहा कि जाति से क्या लेने देना आपको, अगर आपको मुझे पानी पिलाना है तो ठीक है, नहीं पिलाना तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ मैं ना, क्या दिक्कत है आपको। कभी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए जो भाव विभोर कर दें आपको, कि लोगों का भाव देख के आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, जब मतलब कभी तमिलनाडु में हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर एक एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ।
अभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर है ये, वहाँ पर वो जंगल एरिया, पूरा जंगल एरिया है। और किसी गांव में जाके मैं बैठ गया और रात का समय हो चुका था कि कहाँ रुकूँ कहाँ नहीं रुकूँगा। टेंट खोलता हूँ, बैठता हूँ, कुछ खाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाने के लिए मुझे मिला नहीं था। और मैं बैठा ही था ऐसा, और ऊपर वालों को याद कर रहा था कि कुछ मदद कर यार। मतलब उसको एज अ फ्रेंडली मैं उनसे डील करता था, कुछ मदद कर यार, क्या तो ऊपर से देख रहा है ऐसे। वो फिर ऐसा था कि अब पता नहीं वो कहाँ से बाबा एक आ गए। और बाबा कहने का मतलब है कि घर के बुजुर्ग, वो संत वाले बाबा नहीं, घर के बुजुर्ग। अच्छा। तो उनको हम लोग बाबा जनरली कहते हैं। तो वो आ गए, कहें, अब मुझे उनकी लैंग्वेज पता नहीं है और उन्हें उनको मेरी आपकी नहीं लैंग्वेज पता नहीं है। और तमिलनाडु के जब आप इससे इंटरनल एरिया में जाते हैं तो उनका तमिल लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरीके से आप जब श्रीलंका जाएंगे तो उनका तमिल प्योर है। जैसे तमिल में वाटर को वाटरा कहते हैं, वाटर ऐसे कहते हैं, लेकिन वो तमिल को वाटर में वाटर कुछ और भी कहते हैं जो प्योर होता है। उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन एक जो सांकेतिक भाषा होता है ना, तो वो समझ गए कि मतलब बंदा मना कर रहा है लेकिन खाया नहीं है। अच्छा। मैं मना कर रहा था कि रहने दीजिए बाबा जी, इट्स ओके, ओके ना, ओके अय्या, सॉरी अय्या, दाद बुजुर्ग को अय्या बोलते हैं, अय्या ओके, अय्या नो प्रॉब्लम। पर फिर उन्होंने वो चावल लेके आए, गंजी लेके आए अपने साथ, कई किलो ऐसे खा लो। मैं उस वक्त मुझे आँख में आंसू थोड़ा सा हो गया कि यार काश मेरे पास कुछ रहता तो मैं दे देता। पर भगवान ने दिया। हाँ। तो एक घर की भी वीडियो देखी थी मैंने आपकी कि वो लोग आपके चरण धो रहे थे हाँ। और इस तरह से स्वागत कर रहे थे आपका। वो केसकाल के पीछे एक मच्छी चरला करके गांव का नाम है। तो उनको लोकल न्यूज़ की वजह से पता चल गया कि ये बंदा ऐसे ऐसे काम कर रहा है। और छत्तीसगढ़ में ये है ना कि राम जी को लेकर वो भावना जो है ना, भावनात्मक तरीके से वो बहुत हाई लेवल का है, इमोशन। तो राम जी का जो कैरेक्टर है, भावनात्मक वाला जो कैरेक्टर है, वो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को मैंने उसूलवादी में डिवाइड किया, और जो राम जी उसूलवादी की, मैं ये छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है। और उसी तरीके से जब छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य एरिया में जाते हैं तो उससे भावनात्मक भाव मिलता है। तेलुगु रीजन में जाइएगा तो आपको वहाँ पर टीम वर्क कैसे करते हैं तमिलनाडु में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर इतने भावना से जुड़े हुए राम जी से वो, कि अगर आप ऐसा उनको जानेंगे कि राम जी की यात्रा कर रहे हैं, वो पूरे, मैंने देखा कि पूरे गांव वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हाथ में लोटा लिए हुए और थाली ऐसे लिए हुए, और मेरे जो तिलक लगाने के लिए बिल्कुल मिट्टी वगैरह सब चीज़ वो मतलब रखे हुए हैं। तो कैसे स्वागत किया उन्होंने आपको? वो फिर आए, एक एक चरण धुले, चरण का कुछ पानी वो अपनी जुबान पर वो रखते हैं सबने। और आपका ऐसे स्वागत किया? और मैं ऊपर वाले से बस ये कहता कि भगवान ये मुझे नहीं कर रहे हैं, ये मेरे द्वारा आपको कर रहे हैं। अगर जरा सा भी इस चीज़ का घमंड रहा कि मुझे कर रहे हैं तो मतलब क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी वो घमंड इंसान है तो वो कभी कभी आ जाता है। तो आपने उसको इस तरह से लिया? हाँ, इस तरीके से जब भी वो, और खासकर हमारे इसमें क्या है कि हम स्त्रियों से पैर वगैरह नहीं टच करवाते हैं, लेकिन उनको मना करने के बाद भी उनके कल्चर में ऐसा है कि किसी पैदल यात्री को इस तरीके का व्यवहार करें उनके साथ तो वो कर देते हैं, मना करने पर भी वो कर देते हैं। फिर मैं बस आंख बंद करके ऊपर वाले को कहता, भगवान ये तुम्हें कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। अभी तक तो हमने अपने इंडिया की बात कर ली। जैसे आप श्रीलंका में गए और वहाँ पे कहते हैं कि रावण को पूजा भी जाता है, तो श्री राम जी को लेके एक तो उनकी क्या भावना है, और वहाँ मंदिर भी है, अशोक वाटिका है, सीता माता का मंदिर है, तो वहाँ पे क्या पूजा जाता है सच में रावण को, और श्री राम जी को लेके कैसे उनका भाव है? श्री राम जी को लेकर पॉजिटिव है जैसे भारत में है, और रावण की वहाँ पर कोई ऐसी पूजा तो मैंने अभी तक मतलब देखा नहीं। जैसे अफवाह है कि हाँ वहाँ पर रावण को लोग पूजते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रावण को वही लोग जो जानते हैं जो वहाँ के तमिल हैं, सिंगलीज लोग बहुत कम जानते हैं। और तमिल लोग कल्चरली रिच हैं, मतलब सांस्कृतिक उनके अंदर बहुत ज़्यादा भावना है, तो राम जी को भी उस तरीके से मानते हैं जैसा भारत मानते हैं। लेकिन एक अफवाह है भारत में कि रावण की वहाँ पूजा होती है। ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि कुछ तमिल पीपल जो हैं उनके टाइटल में आपको रावण सुनने को मिलेगा, कि उनके टाइटल में जैसे रोहित कुमार सिंह नाम है, सरनेम जो है वो रावण लगाते हैं, रावणम ऐसे। और बहुत विशेष है वहाँ पर, कहते हैं कि अपने इंडिया में ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, सच क्या है झूठ क्या है, राम सेतु पे सब पे। तो वहाँ पे तो बिल्कुल आपको प्रूफ मिलता है, कहते हैं अशोक वाटिका में, वहाँ पे कहते हैं हनुमान जी का पैर का निशान भी है, संजीवनी जैसा पर्वत भी है जैसे, और उनकी रिसर्च हुई है तो वो 5000 साल पुराने, उतने पुराने हैं भी।
जितना रामायण का समय बताया जाता है, बल्कि वहाँ पे एक रिसर्च कमेटी बनाई गई थी रामायण के लिए, अच्छा। उन पे रिसर्च करने के लिए। तो आपने खुद देखे है वहाँ पे, आप गए होगे? अशोक वाटिका गया था, तो वहाँ पर मुझे एक बड़ा सा पैर था जिसे हनुमान जी का पैर कहा जाता है कि यहाँ पर वो हैं। और छोटे पैर भी हैं और बड़े भी हैं। बड़े पैर हैं। छोटा भी कहते हैं कि छोटा साइज का भी पैर है, वहाँ बड़े साइज का भी पैर निशान है। छोटे पैर का तो उतना ज़्यादा नहीं, छोटे पैर नेचुरली बना हुआ है पानी के उससे, लेकिन एक बड़ा पैर है वहाँ पे जो बिल्कुल उस तरीके से शेप में दिखता है कि हाँ यहाँ पर कोई ऐसा था। और जब वहाँ से जो रावण की जो लंका है लगभग 90 किलोमीटर दूर है, जिसको सिगिरिया रॉक कहते हैं वहाँ की भाषा में, और जो फॉरेनर जो जानते हैं वो सिगिरिया रॉक के नाम से जानते हैं। वो एरिया जो था वो ज़मीन से लगभग पहाड़ के चट्टान के ऊपर बना हुआ है, चट्टान के ऊपर पूरा आपको महल दिखेगा बना हुआ। और लोग बहुत मतलब स्ट्रेट उसका रास्ता है, स्ट्रेट सीढ़ी बना हुआ है जाने के लिए, नॉर्मल सीढ़ी नहीं कि इस एंगल से बना फिर ऐसे फिर वो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है कि ऊपर जाना आपको। और ऊपर आपको पूरा एरिया जो दिखेगा ना, वो जैसे नींव जो रखा रहता है ना एक महल का, वो नींव आपको पूरा आज भी दिखेगा। ऊपर तालाब दिखेंगे आपको और छोटे छोटे स्विमिंग पूल दिखेंगे आपको, जहाँ कहते थे कि वो नहाते थे, हाँ, ये करते थे, वो ये करते थे। तो आपने वहाँ बताया लोगों को कि आप क्या करने गए हैं वहाँ? हाँ मैंने बताया। और वहाँ पे आपको एक चीज़ देखिएगा, तमिल में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला, हर जगह देखने को मिला कि उनके घर के दुआरी से लेकर घर के दीवारों तक जो है वो ईश्वर को बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब बहुत डीपली कनेक्टेड हैं घर के दीवारों से दुआरी से लेकर। घर के आप बाहर जाइएगा तो आपको चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई शोरूम हो, गणेश जी का टेम्पल छोटा सा स्टैचू आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे उनके घर के द्वारों पर। और सुबह सुबह उठने के बाद वो कोलम बनाते हैं, कोलम मतलब हमारी भाषा में रंगोली बोलते हैं। हाँ। वहाँ पर वो उसे तेलुगु में कोलम बोलते हैं, और साथ तमिल में कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, उसे बोलते हैं। तो सुबह सुबह लेडीज़ लोगों का एक सबसे बड़ा पहला काम होता है कि स्नान करके सबसे पहले वो कोलम बनाना, फिर पूजा पाठ करना हो गया वहाँ पे। और घर के तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ यार, मतलब देखने को मिला कि चाहे पेट्रोल टंकी हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, हर जगह गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई है। धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि उधर के लोग मतलब मॉडर्न नहीं है मॉडर्न भी है उधर, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो कनेक्टेड हैं आज भी जैसा पहले थे। यात्रा पूरी करने के बाद भी कभी मतलब ऐसा हुआ कि जैसे यात्रा आपकी पूरी हो गई, उसके बाद कोई आपके अंदर बदलाव आए? बहुत एक चीज़ें इंसान के तौर पे, सोच हाँ, में बहुत चीज़ें बदलाव आई मेरे। पहला बदलाव तो ये हुआ कि कुछ चीज़ें मुझे पता चलने लग गया कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हो गया या फिर हमारे धर्म में हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। ये हमारे धर्म में नहीं हो गया, ये हर धर्म में ऐसा हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, इस्लाम हो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बिज़नेस से बहुत ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हैं जो नेचुरली जो होना चाहिए वो नहीं है। चित्रकूट में एक जगह ऐसा हुआ था, चित्रकूट में जब मैं गया तो लोग क्या है कि वहाँ पर पूजा करने तो आ रहे हैं और अपने साथ पॉलीथीन भी लेके आ रहे हैं। उस पॉलीथीन को वैसे मंदाकिनी नदी में, जिसमें किसी समय में वहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी नहाते थे, स्नान किया करते थे उस नदी में आकर। और वहाँ पर उन्होंने उनका पिंडदान भी किया था, अपने पिताजी का, उन्होंने दशरथ जी का। वहाँ पर वो गंदगी आके मतलब फैलाते हैं। तो हम और एक और बंदा था जिसका नाम योगेश था, तो हमने डिसाइड किया कि 2-3 घंटे हम नदी को साफ़ करेंगे। तो दोनों लोग नदी में उतर जाते हैं, जितने भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि अगर आप भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा करने के लिए आ रहे हैं तो वो चीज़ नेचर को बराबर का दर्जा दीजिए आप, मतलब नेचर को नुकसान ना हो। नेचर भी भगवान है, नेचर को नुकसान ना हो, पर आप अपनी आस्था को भी पूरा करें। पर एक दिन में आप कितना साफ कर लेंगे? हाँ, एक दिन में वो डिसीजन मैंने लिया है कि कुछ मुझे करना है इससे रिलेटेड, पर आज नहीं तो कल। तो हम भी अपना मैसेज देंगे पॉडकास्ट से, और कि ऐसा लोग ध्यान रखें। हाँ, वैसे बहुत लोग करते भी हैं, पर हाँ बार बार बोलने से शायद कुछ लोगों को तो फ़र्क पड़ेगा। आप जब आपकी यात्रा पूरी हो गई, तो यात्रा पूरी करने के बाद ही शायद ये अयोध्या में मंदिर बना। अब आपने इतनी लंबी यात्रा करी श्री राम भगवान के लिए, तो उनके बारे में पढ़ा, इतना 1 साल लगा आपको? हाँ, 1 साल लगा। तो कितने राज्य? लगभग 7 राज्य, 2 कंट्री है, भारत, एक श्रीलंका। 2 कंट्री, 7 राज्य और 1 साल। इतने दिन तक आप श्री राम से जुड़े रहे किसी भी तरह से, तो एक इमोशनल कनेक्ट तो हो ही जाता है। हाँ। फिर ये आपको पता चला कि अब मंदिर बन रहा है और अब
एक तरह से कह सकते हैं कि उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर से वो कहते हैं ना कि वनवास से राजमहल में आए थे, तो वैसा ही फीलिंग थी सबके लिए कि वो फिर से वनवास से राज्याभिषेक मतलब हुआ है। ऐसा लग रहा था कि हाँ, उनको चलो घर नहीं, मतलब एक कहते हैं कि इमोशनली अपना भाव वो होता है, कहते हैं घर ना, कहने का। हमारा ये था कि वो टेंट में रह रहे थे और सबने बोला कि फिर से राज्याभिषेक हुआ है और राम राजा है। तो आपका कुछ बना होगा इमोशनल कनेक्ट, तो आपके लिए कैसी फीलिंग थी वो जब आप गए भी थे अयोध्या? पूरे में लगभग 22 डेज तक था मैं अयोध्या में। हाँ 22 डेज में मैंने सारे स्टेट के जो लोग थे, जो कलाकार थे आए थे, जो अपने अपने मतलब कि यंत्र जो होते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो बजाते, जो हारमोनियम जो बजाते हैं, कुछ अपने नाच, कुछ अपने गाना गाने आते हैं लोकल भाषा में, चाहे राजस्थानी हो, चाहे असमीस हो, चाहे तेलुगु तमिल हो, सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत का पूरा कल्चर जो है उस अयोध्या में आके बस गया है 22 दिनों के लिए, ऐसा था। और वो चीज़ अनुभव करना मेरे लिए, मतलब कि सारे भारत को एक जगह ला के रखना, वो मेरे लिए बहुत यूनिक लगा मुझे। जो मैं लगभग 1 साल गया, वो मुझे महसूस हुआ, वो मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, एक जगह पे एक जगह पर आके आ गया। महसूस हुआ। ऐसा लगे मतलब भारत को आप जितना ज़्यादा घूमेगा आपके लिए उतना कम होगा। भारत को आप कभी ये नहीं कह सकते मैंने भारत को पूरा घूम लिया। कोई ना कोई गांव का हिस्सा ऐसा छूटा होगा जहाँ पर आप उस कल्चर से उस कल्चर को आप जान नहीं पाए होंगे। और पूरे अयोध्या में पूरे सड़क पर डांस हो रहा है, पूरे नाच हो रहा है, जैसे लग रहा है किसी की बाराती निकल रही हो, जैसे होता है ना कि बाराती। दिवाली दिए भी पूरे में जलाए गए थे। हाँ, कितने लाखों लोग हर जगह पर ये हो रहा था। और वहाँ से वो बस नेगेटिव वो चलता हुआ है, वरना वो मिलने का बहुत पहले ही बन जाता। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अच्छा लगा जब आपने अपनी आंखों से देखा। हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा और अंदर तो जा नहीं पाया था क्योंकि उस तरीके का बहुत बड़े बड़े वहाँ पर उस समय नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन एक थे अंदर के लोग मेरे, तो उन्होंने वीडियो पूरा कॉल किया, दिखाया मुझे कि देखो रोहित ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि यार कितना सुंदर लग रहा है। उस समय तो पूरे देश में पूरा एक ही भाव था। ऐसा लग रहा था कि एक तो उस वक्त का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कूल था, तो और भी अच्छा लग रहा था। अगर वो समर सीजन होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सफोकेशन वाला होता, अरेंजमेंट में भी बहुत दिक्कत हो जाती। सही बात है। तो वहाँ से मैं तो कहूँगी आपकी यात्रा वहाँ पूरी हुई। मुझे लगा हाँ, है ना। और मेरा संयोग भी कहिए कि वहाँ मेरा 22 दिन रुकना किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से। अच्छा, किसी और प्रोजेक्ट के लिए आप गए थे? हाँ, और ये भी हो गया। हाँ, ये भी हो गया। मुझे जाना भी था, और लेकिन जाता तो मैं 22 दिन के लिए शायद मैं ना रुकता, 1 हफ्ते के लिए जाता वगैरह, लेकिन प्रोजेक्ट मिल गया उस समय पर, तो ये चीज़ हुआ कि चलो ऊपर वाले की बता। अब इसके बारे में अपने में एक बुक भी आ रही है आपकी? हाँ, मेरी एक बुक है श्री राम का वनवास, जहाँ पर मैंने पूरी जर्नी के बारे में उसमें बताया है कि कैसे कैसे मेरे दिन कटे और क्या मुझे सीखने को मिला, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं हो रही हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मैंने शेयर किया है, और लोगों के जो इमोशंस है, पिक्चर्स वगैरह, वो भी मैंने शेयर किया है उसमें। तो वो बुक कब आ रही है? अगस्त के लास्ट तक वो आ जाएगा। अभी प्री ऑर्डर में चल रहे हैं, तो प्री ऑर्डर अभी आप कर सकते, करना है तो। बिल्कुल, मैं तो ज़रूर करूँगी और सबसे कहूँगी करने के लिए। तो हम उसमें और आपकी जो यात्रा है उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो आपकी बुक है उसमें यात्रा से रिलेटेड क्या क्या आपने लिखा है? उसमें कुछ स्ट्रगल्स भी हैं और कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जहाँ मुझे महसूस हुआ कि हाँ ऊपर वाला है मेरे साथ। एक रामगढ़ की कहानी, उदयपुर रामगढ़ की कहानी है, जहाँ पर मैं मतलब रास्ते में भटक गया था और काफ़ी ज़्यादा घाटी थी और ऊपर से मैं नीचे आ रहा था, तो अंधेरे होने के कारण, जंगल होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उस वक्त लोग भी नहीं थे आसपास। तो मैं चलता रहा, ऊपर से कहते भाई कुछ तो सिग्नल मुझे दे कि मैं नीचे रोड तक कैसे भी चला जाऊँ। तो वो कहीं नेटवर्क भी नहीं आते होंगे, नेटवर्क भी नहीं था वहाँ पे। तो कहीं से वो कुत्ता आता है, एक डॉग आता है वहाँ से, और वो मुझे सारा रास्ता फिर दिखाता है, जहाँ मैं रुक जाता, जहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं किधर जाऊँ। तो वो मुझे वो आगे के जाता हूँ, मुझे पीछे मुड़ के ऐसे दिखता है, और जब मैं आगे चलता हूँ तो फिर वो चलना स्टार्ट करता है। और मैं सोचा कि कुछ उसको बिस्किट खिला दूँ रोड पर आने के बाद, तो पता चला कि वो कुत्ता मुझे दिखा ही नहीं। इसके अलावा कोई आपके साथ और इंसिडेंट ऐसे हुए कभी अकेले ट्रैवल करने की वजह से? ऐसा कहीं पर हुआ नहीं मुझे। तमिलनाडु में एक बार हुआ था कि वहाँ पर थोड़ा सा हिंदी भाषी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कुछ लोग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको मैंने। तो नमक्कल उस जगह का नाम है। तो नमक्कल में खाना खा के मैं अंदर अपने लॉज की तरफ जा रहा था, तो जहाँ मैं भोजन कर रहा था ना, तो वहाँ पर ही वो मुझे मतलब बीट करना स्टार्ट कर दिए। मैं अन्ना से पूछा, जो मालिक थे, उस ऑनर थे उस शॉप का, तो वो नॉर्थ मतलब रीजन में काम कर चुके थे। दिल्ली में भी वो अपना डोसा वगैरह का
करते थे। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, तुम हिंदी में कंफर्टेबल तरीके से बात कर सकते हो मुझसे। तो मैंने उनसे बात किया, फिर वो उनको पता नहीं क्या हुआ, पीछे जो बैठे हुए थे 2 अन्ना, उनको पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे मारना स्टार्ट कर दिए। और वहीं मैं बैठे-बैठे? हाँ, बैठे-बैठे पीछे से, और वो मतलब हट्टे-कट्टे, और मैं थोड़ा सा पतला-दुबला, तो वो मुझे मतलब बीट करना स्टार्ट कर दिया। और सामने मैंने अन्ना से पूछा, ना क्या हुआ अन्ना, ये व्हाई आर दे बीटिंग मी, ऐसे मैंने इंग्लिश थोड़ा बोलना चालू किया। तो वो कहें, वो कुछ नहीं बोल रहे मुझे, बस मार रहे हैं। बस मार रहे हैं। और वो भी उनको अभी अपना शॉप बचाना ही है कि शॉप को नुकसान ना हो, तो वो कहते तुम जाओ 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 यहाँ से। जब मैं आगे चला गया तो फिर 3 बंदे आए, फिर 3 बंदे, 2 लोग मेरा हाथ पकड़े और 1 लोग जो मेरा सिर पकड़े, और वो सिर को जो है वो टक्कर मारते हैं इलेक्ट्रिक पोल से लोहे के 5 बार, और बैनर जो रहता है बैनर को उठा कर मेरे सिर पर मारते हैं। तो किस लिए? वो रीज़न नहीं बता पा रहे हैं ना मुझे। मैं पूछ रहा हूँ व्हाई आर यू बीटिंग मी, व्हाई आर यू बीटिंग मी, पर तो फिर आप अकेले थे, वो आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए? हाँ। तो फिर आपने कैसे अपने आप को फिर वहाँ से मैं उतारा? जैसे तैसे भी मतलब उठा, कोशिश किया कि मुझे लॉज तक जाना, जो 500 मीटर की दूरी पर था। तो लॉज में गया तो फॉरेस्ट जो राइटर थे, तो राइटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे, अब तो वो रिटायर्ड हो गए। तो वो तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का संपर्क किए, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मॉर्निंग में आए मिलने के लिए। तब तक तो वो चले गए होंगे। हाँ, तब तक वो चले गए थे, फिर कुछ जानकारी मिली नहीं। तो वो समय था कि हाँ, कि लगा कि मैं डाउन हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद भी आप आगे गए? और उसके बाद फिर आके क्या, फिर बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर, हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारी मिली, और रोहित की यात्रा के बारे में हमें पता चला। रोहित को यात्रा चरसी के नाम से भी अपने पेज को चलाते हैं। तो हाँ, आप इनकी बुक देखिए, आप भी और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो। और बस आज का पॉडकास्ट इतना अच्छा था कि हम बातों में खो गए, बातें ही करते रह गए। यहीं पे आज के पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम रोहित से मिलते रहें। आपको कैसा लगा शो पे आके? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको और भी आगे शो ऐसे मिलते रहेंगे, यूनिक लोगों से मुलाकात, भेंट होता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आपसे मैम बात करके, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं और रोहित आप सबसे बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम।